हम बात करेंगे मैकबेथ के एक्ट 2 के सीन 4 के बारे में। पिछले में हमने सीन में वाटर सीन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने आपका जो पहला जो किसान के बारे में बात की थी। उसके बाद हमने इक्विवोकेटर के बारे में बात की थी। इसी तरह से हमने तीनों के बारे में बात करते हुए उस सीन को हमने कवर किया था दोस्तों। आज हम बात करेंगे सीन 4 के बारे में, और ये शुरू होता है मैकबेथ के कैसल के थोड़े बाहर के एरिया से। दोस्तों, शुरुआत इसमें इस ओल्ड मैन से होती है, तो पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है कि मैकबेथ के किस एक्ट के किस सीन की शुरुआत एक ओल्ड मैन के स्टेटमेंट से होती है। तो वहां आपका आंसर बनेगा एक्ट 2 और सीन 4। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉस और ओल्ड मैन एंटर करते हैं दोस्तों, उनकी कॉन्वर्सेशन यहाँ पर चलेगी। ओल्ड मैन देखिए, 3 scores and 10 I can remember well, within the volume of which I have seen harsh dreadful and things strange। देखिए, 3 स्कोर, एक स्कोर में होते हैं 20 ईयर्स, और इस तरह से इसमें टोटल 3 20 into 3 हो गए 60 ईयर्स, एंड 10 यानी 10 ईयर्स एक्स्ट्रा हो गए, यानी 60 + 10 यानी 70 ईयर्स हो गए। आई कैन रिमेम्बर, 70 साल का समय मुझे याद है। within the volume of which I have seen hours dreadful and things strange। इस 70 साल के दौरान, with the volume of which यानी इस पूरे काल के दौरान, I have seen hours मैंने कई ऐसे समय देखे हैं जो बहुत ड्रेडफुल भयानक रहे हैं, और स्ट्रेंज बहुत ही ज्यादा अजीब रहे हैं। बस दिस शोर नाइट, लेकिन ये जो भयानक रात है, हैथ ट्रिफल्ड इसने मामूली कर दिया है, फॉर्मर नोइंग्स मेरी पुरानी यादों को। मतलब ये, मैंने और भी भयानक रातें देखी हैं, लेकिन ये रात इतनी भयानक है कि मेरी पुरानी यार रात जो है भयानक थी, उनकी इसके सामने कोई भी कीमत ही नहीं है। ये सबसे भयानक रात है। रॉस, आ गुड फादर, अरे वाह मेरे महानुभाव। दाओ सीएस्ट, आप देख चुके हैं ना, द हेवंस की जो स्वर्ग है, एज ट्रबल्ड विद द मैन, वो बहुत परेशान हो गया है मैंस के एक्ट के, यानी मानव जाति के जो काम है ना, उनसे जो क्यों स्वर्ग भी बहुत क्या हो चुका है, ट्रबल परेशान हो चुका है। थ्रेटन, वो डराता है। हिज बॉडी स्टेज यानी ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी के जो हिस्से हैं जहां पर दरिंदगी भरी हुई है, उसको डराने की कोशिश करता है। बाय द क्लॉक, यदि हम समय की बात करें, यदि हम घड़ी को देखें, समय को देखें, इट इज डे, तो दिन का समय है ये। एंड ये डार्क नाइट स्ट्रेंगल्स, और जो रात है ना, वो अभी भी स्ट्रेंगल्स कैच किए हुए है द ट्रेवलिंग लैम्प। यानी ट्रेवलिंग लैम्प का मतलब है दोस्तों यहाँ पर सूरज की रोशनी। यानी हालांकि दिन होने की उम्मीद हो चुकी है, दिन हो भी चुका है काफी हद तक, लेकिन रात का अंधकार इतना गहरा है कि ये ट्रेवलिंग लैम्प यानी सूरज की रोशनी को क्या नहीं आने दे रहा है, जमीन पर नहीं आने दे रहा है। इट इज नाइट, ये रात ही तो है। प्रीडोमिनेंस, जो कि हावी है, ऑफ द डे शेम, किस पर हावी है दोस्तों, दिन पर हावी है। द डार्कनेस डज द फेस अर्थ एंड टॉम, और ये जो डार्कनेस है ना रात की, ये क्या कर रही है, पृथ्वी का जो फेस है ना उसको ढक रही है, एंटोम कर रही है, ढक रही है। व्हेन लिविंग लाइट शुड किस इट, जबकि जो लाइट है उसको पृथ्वी पर आकर उसको चूम लेना चाहिए, किस कर लेना चाहिए, लेकिन उजाले हो नहीं पा रहा है, क्योंकि रात इतनी भयानक है कि वो उजाले को पृथ्वी पर नहीं आने दे रही है, उसको पृथ्वी की सतह को किस नहीं करने दे रही है। ओल्ड मैन, इट इज अननेचुरल, अरे ये तो बड़ा ही अस्वाभाविक है। इवन लाइक द डीड दैट इज डन, अब ये डीड कौन सा डीड है दोस्तों, ये डीड है डंकन का मर्डर। ये काम कौन सा है, डंकन का मर्डर। यहाँ तक कि इसी रात में क्या हो गया है, डंकन का मर्डर भी हो गया है। ऑन ट्यूसडे नाइट, अब देखिए ये वार याद रखना है आपको, कौन सा वार है, ट्यूसडे, मंगलवार की बात है। पिछला जो मंगलवार है ना, इतना भयानक रात थी उस मंगलवार की रात को कि ए फैल्कन की एक जो बाज है, टावरिंग इन हर प्राइड ऑफ प्लेस, जो कि ऊंचे ऊंचे टावरों पर गर्व से उड़ रहा था, वाज ए माउजिंग ऑल हॉग्ड। हॉग का मतलब होता है अटैक, अटैक करना, और माउजिंग का मतलब चूहे खाने वाला एक जानवर। एट द किल्ड, कि मतलब एक इतनी भयानक रात थी कि उस रात तो जो बाज है ना, जो कितना खतरनाक जानवर पक्षी होता है, जो गर्व से आसमान में उड़ रहा था, उसको भी एक अटैक कर दिया गया, किसके द्वारा, उल्लू के द्वारा। ये माउसिंग किसके लिए आ जाएगा यहाँ, उल्लू के लिए अटैक कर दिया गया, और उस बाज को मार दिया गया उल्लू के द्वारा। अब बताओ, उल्लू बाज को मार सकता है क्या। लेकिन इतना ज्यादा कंट्रोवर्सियां दिखाई गई है, इतना ज्यादा हालात इतने खराब हो गए कि उल्लू ने भी क्या कर दिया, बाज को मार दिया। अब सोचो कितनी भयानक वो रात होगी। रॉश, रॉश कहते हैं, एंड डंकन्स हॉर्सेस, और जो डंकन के घोड़े हैं, ए थिंग मोस्ट स्ट्रेंज एंड सर्टेन, एक ऐसी चीज हो गई, एक ऐसी थिंग हो गई जिस पर विश्वास करना मुश्किल नहीं है, मतलब मुश्किल है। ब्यूटियस, बहुत सुंदर है, एंड स्विफ्ट, तेज है, एंड मिनियंस,
ऑफ देयर रेस, और वो जो घोड़े हैं मिनियंस है, साथी हैं भाई, अपनी ही रेस, अपनी ही प्रजाति के, अपनी ही नस्ल के, टर्न्ड वाइल्ड इन नेचर। और जो घोड़े हैं ना, वो कैसे हो गए, वाइल्ड हो गए, किसमें, नेचर में। यानी प्रकृति इतनी खराब थी कि उल्लू जो है बाज को मार रहे हैं, घोड़े भी अनकंट्रोल्ड हो गए हैं, और घोड़े क्या कर रहे हैं, नेचर में वाइल्ड हो गए हैं। ब्रोक देयर स्टॉल्स, उन्होंने अपने स्टॉल्स यानी अस्तबलों को तोड़ दिया है। फ्लंग आउट, और वहां से भाग गए हैं। कंटेंडिंग, दावा कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, अगेंस्ट ओबीडियंस, आज्ञा पालन का, मतलब घोड़े भी किसी की आज्ञा को मान नहीं रहे हैं। एज दे वुड मेक वॉर विद मैनकाइंड, ऐसा लग रहा है कि जो घोड़े हैं ना, दे किसके लिए आया है दोस्तों, हॉर्सेस के लिए, कि वो भी जो है संपूर्ण मानव जाति के साथ क्या करने के लिए तैयार हैं, वॉर करने के लिए तैयार हैं। ओल्ड मैन, इट इज सेड दैट दे ईट ईच अदर, ये कहा जाता है कि उन्होंने एक दूसरे को खा लिया, मतलब एक दूसरे का मांस खा लिया, इतना ज्यादा वहां पर क्रूएलिटी दिखाई गई है। रॉस, दैट डिड सो, यही बात है क्या, टू द अमेजमेंट ऑफ माइन आईज, कि जब मैंने देखा ना तो मुझे भी आश्चर्य होने लगा भाई, अमेजमेंट होने लगा, जब मेरी आंखों ने इन चीजों को देखा तो मुझे बड़ी हैरानी लगी, हैरानी होने लगी। दैट लुक्स अपॉन इट, है ना, और ये जो लुक है उसके ऊपर छा गया, यानी ये दृश्य जो है सबके ऊपर छा गया। हेयर कम्स द गुड मैड मैकडफ, और फिर देखो ये कौन आता हुआ दिखाई दे रहा है सामने से, मैकडफ, और मैकडफ इस तरह से एंट्री करता है। हाउ गोज द वर्ल्ड सर नाउ, सब कुछ कैसा चल रहा है बताओ मुझे। तो मैकडफ कहता है, वाई यू सी नॉट, क्यों तुम्हें नहीं दिख रहा कि कैसा चल रहा है। रॉस, इट इज नोन, क्या पता चला क्या, वो सॉरी, इज इट नोन, क्या पता चला कि हु डिड दिस मोर देन ब्लडी डीड, कि आखिर ये खूनी काम किस व्यक्ति ने किया, ये खूनी काम किस, ये जो गंदा काम जो किया है किंग डंकन की हत्या का, ये किसने किया। तो मैकडफ बोलता है, दोज, उस व्यक्ति ने किया, दैट मैकबेथ हैथ स्लेन, जिसकी हत्या मैकबेथ ने कर दिया, यानी उन गार्ड्स की। तो फिर रेड कलर से यहाँ रह गया है थोड़ा सा, कि भाई दोज, उन लोगों ने किंग डंकन की हत्या करी है, राजा की हत्या करी तो मैकबेथ ने उनको मार दिया। रॉस, अलास द डे, अरे कितना बुरा दिन निकला है यार ये तो। व्हाट गुड कुड दे प्रिटेंड, कि भाई कितनी अच्छाई का क्या कर सकते हैं, वो बहाना कर सकते हैं। भाई अब इससे क्या फायदा हुआ, कि भाई व्हाट गुड कुड दे प्रिटेंड, कि भाई उनको क्या फायदा हुआ इस चीज से, कि भाई उन्होंने राजा को मार दिया, कुछ तो फायदा होगा तभी तो उन्होंने मारा होगा। तो मैकडफ बोलता है, दे आर स्टबर्न, कि भाई फायदा नुकसान की बात नहीं है, वो स्टबर्न थे। इसका मतलब उनको तो किसी ने किराए पे बुलाया था, कि भाई किसी को मारने के लिए, कि भाई मार मूर लेंगे, यानी आप लिख सकते हैं हायर्ड, है ना, कि भाई उनको किसी ने किराए पे बुलाया था मारने के लिए। मैल्कम एंड डोनाल्ड, जो दोनों किंग के सन हैं, यानी मैल्कम और डोनाल्ड जो कि किंग के सन हैं, दोनों बेटे हैं, आर स्टोल्ड अवे एंड फ्लेड, वो क्या करे, चोरी छुपे भाग गए हैं यहाँ से। which puts upon them suspicion of the deed, इससे ऐसा लगता है कि ये जो डीड है, ये काम है ना, इसका सस्पिशियन, संदेह सीधा उनके ऊपर जाता है कि अपने बाप को शायद दोनों बच्चों ने मिलकर ही मारा होगा, ताकि वो अपना सिंहासन प्राप्त कर सकें। इससे तो ये संकेत मिलता है कि भाई दोनों बच्चे भाग गए हैं चुपचाप। तो रोश कहता है, अगेंस्ट नेचर स्टिल, अरे भाई कितनी अजीब बात है। थ्रिफ्टनेस एम्बिशन, थ्रिफ्टलेस, जो थ्रिफ्टलेस का मतलब क्या होगा दोस्तों, बेकाबू, अनकंट्रोल्ड। एम्बिशन का मतलब महत्वाकांक्षाएं, जज्बा। तो जो बेकाबू जो जज्बा है, बेकाबू जो महत्वाकांक्षाएं हैं, इनकी, उन दोनों बच्चों की, किसके लिए, राजा बनने के लिए, यानी उनको कंट्रोल नहीं कर पाए अपने राजा बनने की इच्छा को। भाई राजा अपने बच्चों को राजा बना नहीं रहा था, उन्होंने इंतजार किया नहीं, उन्होंने अपने बाप को मार दिया, ऐसा वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनकी एम्बिशन अनकंट्रोल्ड हो गई, किसके लिए, राजा बनने के लिए। दैट विल रेविन अप, इसलिए रेविन अप, वो निगल गई, निगल जाना होता है रेविन अप का मतलब, दाइन ओन लाइफ मीन्स, उन्होंने अपनी ही जिंदगी को निगल लिया, मतलब उस व्यक्ति के को उन्होंने मार डाला जिनका जीवन उनको खुद से मिला है। यानी अपने बाप ने एक बच्चों को पैदा किया, उनको बड़ा बड़ा किया, पालन पोषण किया, और अपने ही जीवन दाता को वो निगल गए। दैट इट इज मोस्ट लाइक द सोवरेनिटी, अब सॉवरेनिटी का मतलब संप्रभुता, सल्तनत, उसका पूरा एम्पायर विल फॉल अपॉन मैकबेथ, इसका मतलब ये है कि भाई वो तो भाग गए, और ये जो सारी सॉवरेनिटी है, ये सारा राजपाट है, ये किसको मिलेगा, अब मैकबेथ को मिलेगा। कौन कह रहा है इस बात को, रॉश कह रहा है। तो मैकडफ, ही इज ऑलरेडी नेम्ड, अरे उसका नाम तो पहले ही प्रस्तावित किया जा चुका है राजा बनने के लिए। एंड गोन टू इस्कॉन, अब इस्कॉन क्या है दोस्तों, इस्कॉन एक ऐसा स्थान है जो ताजपोशी की जाती है जहां पर राजाओं की, कि मैकबेथ से पहले जितने भी राजा बने, किंग डंकन, उसके एंसेस्टर्स, उनके पूर्वज जो हैं, उन सब की ताजपोशी इस्कॉन में की जाती है। लिख लीजिए आप,
कि अ टाउन वेयर स्कॉटिश कोरोनेशंस वर हेल्ड, कि जहाँ ताजपोशी की जाती है ना, उन उन स्थानों को कहते हैं स्कोन। तो मैकडफ बोलता है कि तुम कह रहे हो मैकबेथ को मिलेगा राजपाट, अरे वो तो पहले ही नाम उसका प्रस्तावित हो गया भाई, हाँ उसी को मिलेगा। एंड गोइंग टू स्कोन टू बी इन्वेस्टेड, और वो तो ताजपोशी के लिए स्कोन भी चले गए हैं। रॉश, वेयर इज डंकन्स बॉडी, तो डंकन की बॉडी कहाँ है ये बताओ। मैकडफ, कैरी टू कोल मेकिल, कि भाई उसको तो कोल मेकिल में दफना दिया गया है। अब ये देखो कोल मेकिल क्या है दोस्तों, कोल मेकिल है कब्रिस्तान। तो जो कब्रिस्तान की जगह है ना उसको कोल मेकिल कहा गया है। तो भाई मैकडफ की बॉडी मतलब किंग डंकन की बॉडी को कहाँ दफना दिया गया, कोल मेकिल। यही पूछा जाएगा आपसे कि उसकी बॉडी कहाँ है, कोल मेकिल में। द सेक्रेड स्टोर हाउस, ये क्या है, ये एक ऐसा स्टोर हाउस है, एक ऐसा स्थान है जहां पर सबकी बॉडी को दफनाया जाता है, एक तरह से कह सकते हैं शमशान। स्टोर हाउस को लिख लीजिए शमशान। ऑफिस प्रीडिसर्स, यानी उसके जो पूर्वजों की है ना, एंड गार्जियन ऑफ देयर बोन्स, और ये स्थान है ना बोन्स का गार्जियन है, संरक्षक है उनकी हड्डियों का, मतलब उनकी बॉडी को ये स्थान सुरक्षित रखता है। रॉश, विल यू टू स्कोन, तुम भी स्कोन जाओगे क्या। तो मैकडफ बोलता है नो, ना ना कजिन, मैं तो स्कोन नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा फाइव। उसका किला है ना दोस्तों फाइव में। तो रॉश, वेल आई विल तिधर, भाई मैं तो वहीं जाऊंगा, कहाँ पर जाऊंगा, स्कोन में। कि भाई वहां राजपोशी हो रही है, ताजपोशी हो रही है, मैं तो वहां जाऊंगा। तो मैकडफ, वेल मे यू सी थिंग्स वेल डन देयर एट यू, तो अच्छा हो, भगवान करे कि भाई सब कुछ वहां अमन चैन से हो जाए, सब कुछ सुख शांति से हो जाए वहां पर। एड्यू, अलविदा, इसी के साथ वो कर देता है अलविदा। लेस्ट और ओल्ड रोब्स सिट इजियर देन अर न्यू, कि भाई भगवान करे हमारी जो ओल्ड रोब्स है, पुरानी जो शानो शौकत है, वो भी इजियर बनी रहे हमारे न्यू राजा के साथ। यानी जितना अच्छा हम पुराने राजा के साथ रहते थे, भगवान करे हम नए राजा के साथ भी उतने ही इजी तरीके से रहें। रॉस, फेयरवेल अलविदा फादर। ओल्ड मैन, तो ओल्ड मैन क्या कह रहा है दोस्तों, अब आपसे यही पूछा जाएगा। देखो ओल्ड मैन के साथ ही शुरू हुआ ये एक्ट का ये सीन, और ओल्ड मैन के साथ ही ये सीन खत्म हो जाएगा। तो पूछ लेगा भाई कि ऐसा सीन जो ओल्ड मैन के स्टेटमेंट के साथ ही शुरू होता है और ओल्ड मैन के स्टेटमेंट के साथ ही खत्म होता है, वो है आपका एक्ट टू का सीन 4। ओल्ड मैन, गॉड बेंशन, बेंशन का मतलब कृपा, रहमत, दया, कि भगवान की जो रहमत है, भगवान की दया है, गो विद यू, तुम्हारे साथ बनी रहे। एंड विद दोज, और उन लोगों के साथ भी बनी रहे, दैट वुड मेक गुड ऑफ बैड, जो कि बुरे को भी अच्छा बना देते हैं, है ना। बुरे को भी क्या बना देते हैं, अच्छा बना देते हैं। एंड फ्रेंड्स ऑफ फोज, और दुश्मनों को भी क्या बना लेते हैं, दोस्त। तो भगवान की उनके प्रति बड़ी कृपा बनी रहे। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि गॉड बेंशन से लेकर फोर्स तक पूछा जाएगा किसने कहा ये स्टेटमेंट, कि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे जो अच्छे को बुरे को अच्छा बना देते हैं और दुश्मनों को दोस्त बना देते हैं। ये किसने कहा, ओल्ड मैन ने कहा। कौन से एक्ट के कौन से सीन में कहा, एक्ट टू के सीन 4 में कहा। इसी के साथ एक्सिडेंट वो सब निकल जाते हैं स्टेज से, और ये सीन यहीं पर समाप्त हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कल मिलते हैं नई वीडियो में, नए पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद।